देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है? यदि सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसकी भी स्टडी कर लें कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है। अच्छा, किसी एक लाइन पर, जैसे सपोज ये लाइन ले ली हमने, है ना, ये लाइन ले ली, इस लाइन पर किसी पॉइंट से, अब जैसे पॉइंट तो हमने यहाँ ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया, इस जगह यहाँ पे पॉइंट ले लिया ये, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे तुम्हें x1 y1, x1, y1, सही है। लाइन की इक्वेशन दी जाएगी जैसे यहाँ दी गई है, जैसे लाइन की इक्वेशन सपोज दी गई ax + by + c = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर एक तो डालना है परपेंडिकुलर पहले तो ये लाइन परपेंडिकुलर, ये सब लोग जानते हैं। अब तो ये तो जानते ही हो ना कि परपेंडिकुलर का मतलब कैसी लाइन, जो 90 डिग्री बना रही है। यहाँ एंगल कितना होगा ये 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। इसको P मान लो, इसको Q मान लो। तो जो Q है ना, ये कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फुट, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। अच्छा, सोच समझ के बताओ, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या सोचना है? देखो मैं तुम्हें बताऊं, दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। एक लाइन तुम्हें दी जा रही है और एक लाइन ये आ रही है। तो यार कॉमन सेंस बताओ, इस लाइन की यदि इक्वेशन लिख लो तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही तो आंसर है। और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? दोनों को सॉल्व करना और दोनों के x और y निकालना। अच्छा, अब बात आती है कि सर इसकी इक्वेशन तो दी जाएगी, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताओ? पॉइंट दिया गया है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पी क्यू की इक्वेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे। हाँ, इससे हम निकाल देंगे, उसका -1/m हो जाएगा, उसका स्लोप आ गई तो उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये है सब्जेक्टिव तरीका, इतना करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसी को ऑब्जेक्टिव मतलब एक फॉर्मूला बना के बता देते हैं कि तुम इस फॉर्मूले को लगा लो। अब वो आया इसी तरीके से है, ऐसा नहीं है कि नया कोई फॉर्मूला है। देखो x - x1, देखना ध्यान से, x जो है ना ये उसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ पे यदि x, y मान लो तो देखो x - x1, x1 वो पॉइंट है, समझना इसको लगाना। अब इधर x - x1 अपॉन a कहलाएगा ये कोफिशिएंट ax वाला। तो x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ देखना, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। इस फॉर्मूले से जो x और y निकालोगे आप, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तब x निकलेगा और इसको इसके बराबर करेंगे तो y निकलेगा। अब मैं पहले बता रहा हूं इस फॉर्मूले को यूज करना है और इसको कैसे इसमें लगाते हैं वो दिखाते हैं। तो मैं देखो x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 3। तो देखो x -1 तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी ये 3 इज इक्वल टू y -y1, y1 कितना है 3 अपॉन b की वैल्यू हो जाएगी -4 इज इक्वल टू माइनस, इस लाइन को ही लिखना है बस, x की जगह x1 और y की जगह y1, 3 इंटू -1 -4 इंटू 3। तो देखो ये हो गया ax1 by1, फिर जो भी आ रहा है वैसा का वैसा पूरी लाइन लिखनी है ये, अपॉन a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी -4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, x + 1/3 इज इक्वल टू y - 3/-4 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 -12 -16, तीनों ही माइनस के हो गए, नीचे हो जाएगा 25, 9 + 16 और ऊपर जोड़ोगे तो 15 और 2 17, 27 हो जाएगा। और ये प्लस का हो जाएगा, देख लो 27 अपॉन, चेक कर लेना क्या किया मैंने, 15 नहीं 27 क्यों होगा, 15 और 6 21, 31 हो जाएगा, 31 होगा ये। तो भाई ये कैलकुलेशन सही रखो, ये हो जाएगा देखो 31 31/25
अब सुनो, पहले वाले को इसके बराबर करते हैं, तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 31/25। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 का इंटू कर देंगे, तो 3 3 जा, ये 3 हो गया, 3 3 जा 9/25 और ये -1। 93 में से 25 माइनस करो, कितना आएगा 93 माइनस 25, तुम डायरेक्ट आंसर देखना, अपॉन 25, ये कितना आएगा 68। 68/25 किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर ये है 68/25। देखो प्रोसेस उसका कुछ भी हो रहा हो, उसने सब्जेक्टिव तरीका लगाया हो, और इस फॉर्मूले से एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया। और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसको इसके बराबर करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब y माइनस 3/-4 कितना आएगा वाई कोऑर्डिनेट भाई, सॉल्व करके -41/, बोलो -49/25। तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी सी वैसी है, जैसे कोऑर्डिनेट ऐसे आ रहे हैं, अदरवाइज कोऑर्डिनेट अच्छे भी आ जाएंगे। तो कुल मिला के तुम्हें फंडामेंटल क्या सीखना है वो सुनना। देखो तुमने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही है, सब्जेक्टिव तरीका सबको आना चाहिए कि ये कुछ नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, बस 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को बोलेंगे क्या हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यदि तुम अपनी तरीके से करते तो इसकी स्लोप कितनी आती भाई, इस लाइन की स्लोप यानी इसकी स्लोप कितनी आती 3/4, स्लोप होती 3/4, तो उसकी परपेंडिकुलर की स्लोप होती -4/3, और ये पॉइंट था -1,3, यहां से जाने वाली लाइन लिखते और दोनों को सॉल्व कर लेते। इतना सा कॉन्सेप्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अच्छा, लेकिन फायदा क्या है, इस ऑब्जेक्टिव का फायदा क्या है, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, और ये याद होना चाहिए भाई साहब। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इतना इजी टॉपिक है कि बच्चा वैसे ही कर लेगा, यदि पढ़ेगा तो इजी है, यदि कोई पढ़ाएगा ही नहीं तो इजी नहीं है फिर ये। अच्छा, अब 2 चीजें होती हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इधर ध्यान दो, और एक होती है इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज वाला। जैसे अगला क्वेश्चन देखो तुम, इमेज वाला ही है, देखो फाइंड द इमेज, ध्यान से देखना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। तो 3,8 की इमेज निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, लाइन क्या है x + 3y = 7, और फिर कह रहे हैं एज्यूमिंग दैट द लाइन टू अ प्लेन मिरर, मतलब लाइन को एक मिरर मान लो। जैसे तुमने ये लाइन ली और इसको मान लिया तुमने ये प्लेन मिरर, ठीक। अब तुम्हारा एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज, तो फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही है हमने कि भाई साहब ये इमेज जो है ना वो ये वाला पॉइंट बनेगा, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के इक्वल रखना है, एकदम यहां से लेके ये पॉइंट आएगा डायरेक्ट। अरे मिरर में यही तो होता है, हम जितने बाहर हैं उतने अंदर उसकी इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो एक बात बताओ, अभी मैंने इस पॉइंट को निकालना सिखाया था तुम्हें, इस वाले पॉइंट को क्या बोला था मैंने, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो भाई साहब ये तो कंफर्म हो रहा है ना कि ये डिस्टेंस बराबर है, तो भाई इस पॉइंट का और उस पॉइंट का ये क्या कह जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पता है, एक वो पॉइंट पता है, ये पॉइंट बताना है, सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। और पता है इसी के लिए एक फॉर्मूला भी डेवलप कर दिया जाता है, बस उस फॉर्मूले में जो भी लिखा है था ना उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या होगा 2 आ जाएगा। देखना, जैसे पॉइंट ये है, सुनना ध्यान से, पहले ये पॉइंट है, ये लाइन है ax by + c = 0। इधर देखो ये पॉइंट, ये लाइन, डायरेक्ट इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं। अब जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसमें आएगा x - x1/a = y - y1/b = -2 लगाना है यहाँ पे, और बाकी पिछला जैसा ही है। तो पीछे क्या था, ax1 + by1 + c/a² + b²। जैसे इस क्वेश्चन को जब करेंगे ना तो देखो मैं क्या लिखूंगा, x - 3/1 = y - 8/3 = -2। फिर x की जगह x1 आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा, 3 + 3 × 8 -7/1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इसको सिंप्लीफाई किया, x - 3/1
y माइनस 8/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2/10 है, वो सॉल्व कर लेंगे। इधर 3 + 24 - 7, तो भैया ये 3 + 24 27, तो 20 बचेगा। और ये काट दो इसको, 20 बच रहा है ऊपर, तो 10 से माइनस के 4 आ गया। देखो आ गया -4। अच्छा पहले को इसके बराबर करते हैं, तो क्या आएगा, x - 3 इज इक्वल टू -4। बोलो x की वैल्यू कितनी आई, -1। और y - 8/3 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 12। तो y - 8 इज इक्वल टू -12, तो y की वैल्यू -4। तो देखो ये अच्छे आ गए। अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में कैसे आए थे, वो अपॉन में आ रहे थे फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये कैसे आ गए, इजी आ गए। तो देखो हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और क्या होती है इमेज। इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी समय बाद ही हम सर्कल पर पहुंच रहे हैं 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 11th के सिलेबस में बस स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह है नहीं, और बहुत सारी चीज़ें नहीं है स्ट्रेट लाइन की। लाइन का एक्सिस का रोटेशन, पेयर ऑफ लाइंस, लोकस वगैरह के क्वेश्चन भी यहाँ ज़्यादा नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट तो समझाया ही ना, लोकस होता क्या है। क्वेश्चन 1-2 तो मिल ही जाएंगे इसमें। सर्कल भी अच्छा तभी हो पाएगा तुम्हारा जब तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी है, तो तुम इस पर प्रॉपर टाइम देना भाई साहब। रीजन सुनो, वहाँ पर मैं कहूँगा कि टेंजेंट जब पढ़ाऊँगा तो टेंजेंट एक लाइन होगी, और तब सारे कॉन्सेप्ट ही लग रहे होंगे। अभी तुम देखना, थोड़ी देर में पहुँचेंगे सर्कल पर, तुम देख लेना। देखिए क्वेश्चन तो मैंने इसके बहुत सारे लगाए थे कल, अच्छे क्वेश्चन जितने भी ऐसे डिस्कस हुआ था मेरा, तो कई सर क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे नोट्स में। द लाइन x/a + y/b is equal to 1 moves in such a way that 1/a² + 1/b² is equal to 1/c²। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तब समझोगे तुम। उसमें एक लाइन है जो मूव कर रही है, और ये कंडीशन दे रखी है, सी क्या है, कांस्टेंट। फाइंड द लोकस, देखो लोकस वाला फिर मैंने ले लिया इसमें। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अभी बताया था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द गिवन लाइन। अच्छा जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो स्मार्टली काम कर लेगा। इधर देखो, लोकस निकालते समय उस पॉइंट को h, k मानते हैं, तो मैं अब xy की जगह h, k लिखूंगा। हालांकि बाद में h, k को xy से बदल देते हैं। तो देखो इसमें लोकस किसका पूछ रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो याद है, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना। तो बताओ, यदि मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करूं, तो x - 0 अब a की वैल्यू जो होगी ना, वो समझदारी की बात है, कितनी होगी, अरे 1/a होगी भाई। हाँ जो है वो इधर देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो आएगा यहाँ पे। ऐसे ही y - 0/b की वैल्यू 1/b इज इक्वल टू, अब देखना माइनस, अब x के वो पॉइंट आ जाएगा, 0 0 है, तो ये भी 0, फिर ये भी 0, और माइनस का 1/a² यानी 1/a² और b² यानी 1/b²। ये कंडीशन बन गई। अब बताना मुझे, ये बन जाएगा ax, ये बन जाएगा by, और इसको ध्यान से देखो तो भाई साहब ये तो ऊपर चाहो ऊपर भेज दो, तो ये बन जाएगा a² b² अपॉन a² + b²। देख लो ये बन जाएगा, यस और नो। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी ab² अपॉन a² + b², ये वाली बात। और y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी ba² अपॉन a² + b²। ये a² b² की वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा वो कह रहा है, क्या कह रहा है, लाइन मूव्स इन सच अ वे दैट, एक कंडीशन दी गई है 1/a² + 1/b² इज इक्वल टू 1/c², है ना, और c कांस्टेंट है। फाइंड द लोकस। अब यार तुम्हें एक बात पता है, लोकस का मीनिंग क्या होता है पता है, तुम्हें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट रह जाए, बाकी चीजें हट जाएं। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी हेल्प से x, y के टर्म में एक वैल्यू बनानी है, इक्वेशन बनानी है जिसमें x और y आए, और पता क्या नहीं आए, a, b बिल्कुल ना आए, क्योंकि तुम्हें इंट्रोड्यूस क्या करना है सारा। देखो लोकस का बेसिक फंडामेंटल जब सीखोगे ना, तो उसमें एक बात समझ में आएगी, लोकस होता है मूविंग पॉइंट का,
मूविंग पॉइंट का रिलेशन बनाना है, और उसमें ये क्या कह रहा है, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब तुम क्या ऐसा सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू को इसमें यूज करें इस रिलेशन में, और ये हट जाए, ए कॉमा बी हट जाए, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा इसमें। देखो हैं, बोलो बोलो बोलो, बोल सकते हो। देखो सुनो, यदि ये कांस्टेंट है तो नहीं हटाने हैं। किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए बात करूं, कांस्टेंट है, जैसे याद करो हमने क्वेश्चन किया था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, उसमें cos अल्फा sin अल्फा हटाए थे, याद आ रहा है? तो क्यों हटाए थे cos अल्फा sin अल्फा? क्योंकि वो वेरिएबल थे। तो यदि ये वेरिएबल हैं तो हटाएंगे, और वेरिएबल नहीं है तो इन्हीं के टर्म में आंसर बताना है। अच्छा, यहां पर इसने क्यों लिखा सिर्फ सी स्क्वायर कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, बाकी को नहीं बोल रहा है कि एक लाइन है जो जिसमें अ लाइन मूव्स इन सच ए वे। अच्छा, लाइन मूव कर रही है मतलब क्या हुआ, क्यों लाइन मूव कर रही है भाई? ये जो ए और बी हैं बदल रहे होंगे तभी तो मूव करेगी। ऐसे ए और बी फिक्स कर दो तो लाइन ही फिक्स हो गई, तो फिर मूव कैसे कर रही है? यदि ये मूविंग वाला कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आएगा, मूव करने के पीछे जिम्मेदारी ए और बी की होगी। भाई साहब सोच के देखो, कह रहा अ लाइन मूव्स इन सच अ वे, तो लाइन मूव कैसे करा लोगे तुम ए और बी को फिक्स करके? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, रिलेशन ये दे रखा है जिसमें कह रहा है वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है, देन फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। उसके बाद देखो, जैसे जैसे लाइन मूव करेगी वैसे ही जो परपेंडिकुलर का फुट है वो भी मूव करेगा। लाइन बदलेगी, ओरिजिन तो वहीं रहेगा ना, ओरिजिन से डाला तुमने परपेंडिकुलर, फिर वो लाइन चेंज हो गई, फिर डाला परपेंडिकुलर, फिर लाइन चेंज हो गई, फिर डाला परपेंडिकुलर, तो वो भी मूव कर रहा है। तो वो जो मूव कर रहा है उसी का तो पाथ बताना होता है, इसी को तो बोलते हैं लोकस। देखो जो कल वाला फंडा था बेसिक लोकस वाला, वो समझना तो पड़ेगा कि लोकस का मीनिंग ही क्या है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए, ए और बी को गायब करना, ये टास्क होना चाहिए इसकी हेल्प से, और इसकी हेल्प से भी जो ये दे रखी है। तो अच्छा यहां देखो, इसने 1/a² की वैल्यू दे रखी है जो मैं निकाल सकता हूं यहां से, हालांकि 1/a² की वैल्यू। अच्छा, यहां से जैसे 1/b² की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, ये इधर आ जाएगा। तो 1/b² की वैल्यू कितनी आएगी देखना, 1/b², हालांकि मुझे a² b² सारा ही गायब करना है, इसमें पूरा सिस्टम ही हटाना है। तो 1/b² यहां से निकलेगा। अब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, अभी तुम्हें सोचना है कि सर कैसे इसमें सेटअप करें। जैसे स्क्वायर कर दें तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएंगे, और फिर जोड़ने से कुछ हो रहा है क्या, अभी सब तुम्हें सोचना है, और फिर वो वहाँ रख जाए उसमें। अच्छा, इसको भी तुम सिंप्लीफाई करके देखो, देखना इसको, a² b² तुमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, a² + b², और सामने आ जाएगा 1/c²। पता है, एक तरीके से तुम्हें इतनी वैल्यू उठानी है और x और y लेके आने हैं वहां पे। तो कैसे भी यहां से, मतलब इन दोनों इक्वेशन से जो भी ये रिलेशन है यहां से उसकी वैल्यू मिल जाए। तो अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि मैंने इसका स्क्वायर, जो तुम्हें बता रहा हूं मैं कि चलो इसका स्क्वायर कर दिया, सपोज इसका स्क्वायर करने पर होगा क्या, चेक करते हैं। तो x² की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, a² b4/a² + b² का होल स्क्वायर, सही बात। फिर y² कर दो, y² कर दो, कितना आएगा, b² a4/a² + b² का होल स्क्वायर। ऐड कर दो ऐड, देखते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं x² + y² की वैल्यू इधर भी ऐड हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमने एलसीएम ले लिया, a² b² का होल स्क्वायर, ऊपर ऐड होगा a² b4 + b² a4। बोलो क्या कॉमन होगा, a² b² बचेगा। तो यहां तक आ गए। अच्छा, इसमें एलसीएम नीचे कितना है, a² + b² का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा। अब ध्यान से देखो, इसी की वैल्यू चाहिए, बस उल्टी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई x² + y² की वैल्यू आ गई, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x² + y² इज इक्वल टू a² + b² b²। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, और वैल्यू उठा के जो रखोगे ना, उसके बाद जो x और y में रिलेशन है यही लोकस है।
यही लोकस है। इन लोकस का तुम एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, मीन्स लोकस का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, इसके प्लेस पे रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/x² + y² इज इक्वल टू 1/c²। और इसको दोनों तरफ से उल्टा कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो लोकस आ गया सर्कल, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, x² + y² इज इक्वल टू c²। आंसर देखो नोट्स में देखो, मिल जाएगा यहीं कहीं आसपास ही है आपके पास। इस लोकस का आंसर सर्कल आ गया है, x² + y² इज इक्वल टू c²। देख लिया करो पहले ही क्वेश्चन कहां चल रहा है, आपको आंसर तो मिल ही जाएंगे ना उसमें। नहीं नहीं, इन्हीं में है, पीछे ही है, पीछे पीछे चेक करो। क्वेश्चन देख लो, ये पीछे द लाइन x/a + y/b मूव्स इन सच अ वे दैट। हाँ तो इनको देखो, आंसर देखो इसका, लोकस का आंसर देखना क्या आ रहा है, x² + y² इज इक्वल टू c²। यही लोकस है बेटा। तो देख लिया, अब दोबारा समझ लो, इधर सुनो। लोकस का मीनिंग देखो, बात 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस तुम समझोगे ही नहीं तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। लोकस होता है मूविंग पॉइंट का, समस्या यही तो है, बच्चा रट लेगा, उसको समझेगा नहीं। पॉइंट मूव क्यों कर रहा है ये तुम्हें सोचना है। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि ए और बी वेरिएबल है, कहाँ लिखा है ए और बी। हाँ वो कह रही है अ लाइन मूव्स। अब सोचो लाइन कैसे मूव कर रही है, अब लाइन चली चली आई क्या लाइन की मूव कर रही है। लाइन मूव तभी करेगी जब ए और बी बदलेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में जब इतना सब चलेगा ना, और लोकस का बेसिक फंडामेंटल दिमाग में होगा कि भाई साहब इसमें तो जो मूविंग चीजें होती हैं उनको हटाते हैं, कांस्टेंट को डालते हैं, तब वो लोकस निकलता है। क्योंकि बेटा लोकस में जो मूविंग होता है ना वो एक ही होता है, x, y, जो जिसका लोकस पूछा जाता है। देखो लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है। ये तुम सोचो ना, जैसे ही तुम लाइन बदलोगे ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बदलता जा रहा है ना। तो ये समझ लो सारा ये आंसर है। और अच्छा अब ये बताओ, उस फॉर्मूले को याद करने का फायदा क्या है। किसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले को। आसानी से इतने में तुमने निकाल लिया ना, नहीं तो सॉल्व कर रहे होते, पूरा सॉल्व कर रहे होते तब तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल पाते, जो पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में। वो कह रहा भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बताना है, लोकस बताना है उसका। तो देखो ये इंपॉर्टेंस होती है कि हमें उस फॉर्मूले को याद रखना क्यों नेसेसिटी है। क्लियर हुई ये वाली बात। क्वेश्चन अच्छा है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से समझना है ना। और इनकी नोट्स वगैरह भी अपने मेंटेन करते रहो, बनाते रहो, प्रॉपर नोट्स में आने चाहिए। चलें आगे। अब देखो, अब सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से समझना है। ध्यान से समझ पाओगे, समझ लोगे। इफ द लाइन x y इज इक्वल टू 3x + 1 एंड 2y इज इक्वल टू x + 3 आर इक्वली इंक्लाइंड, है ना, टू द लाइन। अच्छा दो लाइंस दी हुई हैं और वो एक लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। सुनो ऐसा कैसे हो सकता है। अभी देखो मान लो एक लाइन ये है, मान लिया हमने, इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड करने वाली दो लाइन। तो मान लो मैंने एक लाइन यहीं से बनाई, सपोज वो ये बना दी। अब पता ये जो एंगल है, ये एक और लाइन तुम्हें बनानी है इस लाइन से, इस लाइन का कलर भी चेंज कर देंगे, उससे सेम एंगल बने। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये जो लाइन थी ये वाली, ये तो मान लो गिवन लाइन है ना, ये रेड कलर वाली, इस लाइन से सेम एंगल बनाने वाली दो लाइन है। तो ये तो तभी हो सकता है जब एक लाइन इधर हो एक लाइन इधर। भाई एक तरफ कैसे हो सकता है। हाँ और एक ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ बना दिया, इधर से बना दो भले ही, वो तो हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x + 1 एंड 2y इज इक्वल टू x + 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन। अच्छा ध्यान से देखो, ये y इज इक्वल टू mx + c वाली लाइन्स हैं, है ना, जिनके हम स्लोप निकाल सकते हैं। बेटा इन तीनों लाइंस की स्लोप यदि मैं निकाल तुम्हें बताऊं, तुम भी बता सकते हो। इस लाइन की स्लोप कितनी है, m है। एक लाइन तुमने ये मान ली, कोई भी ये वाली मान लो, चलो इसकी स्लोप कितनी है 3 है, और इसकी स्लोप कितनी है
हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो जो स्लोप है वो स्लोप की तरह ही बतानी है, 1 नहीं हो जाएगी। ये 2 घर पे जाएगा, हाँ अपॉन में जाएगा, ठीक 1/2 है। अब ये बताओ तुम्हें किसकी, अब बताना क्या है इसमें, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू बतानी है भाई। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। यदि इन दोनों के बीच में एंगल निकालूं, थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखो वहां से तुम्हें ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो बताना मुझे, हालांकि अब तो याद होना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या थी, मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ वो एक ही बात है ना, m2 m1 m1 m2 कुछ भी लिख सकते हो आप, वो चल जाएगा। अच्छा तो पहले ऊपर वाली 2 लाइन ले लो, तो बोलो क्या आएगी, क्यों बेटा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। हाँ मॉड लगाना नहीं भूलना। ऐसे ही दूसरा वाला इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों में ले लिया m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2 मॉड। बस ये बराबर करने हैं तुम्हें। अच्छा मॉड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक साइन से तुम्हारा m नहीं आ रहा हो, वो चेक कर लेंगे। तो देखो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, तो एक बार प्लस के बराबर रख देते हैं डायरेक्ट सीधे m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। एक तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और एक सॉल्व करेंगे 3 माइनस m, देखते रहना उसमें आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस लगा दिया तो m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर 3, फिर 3 का इससे 3m/2, फिर m का इससे माइनस m, फिर m का इससे माइनस m²/2, m का इससे इज इक्वल टू m का इससे 3m², फिर माइनस 1/2 का माइनस 1/2, और इसका हो जाएगा माइनस 3/2m। अब इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो m²/2 इधर जाएगा, 3 यहाँ पर है, आधा यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3.5 यानी 7/2, तो 7/2 m², ये हो जाएगा। उधर ले जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि इसको सॉल्व कर लो तो 3m माइनस 2m, तो क्या बचेगा यहाँ पे, आधा बचेगा। वैसे ही ये 1.5 है, तो प्लस का बचेगा 1/2, ये 1.5 है, ये 1 है, तो आधा बचा। अच्छा यहाँ पे 1 है और 1.5 है, तो माइनस का आधा बचा, और इधर प्लस का आधा है, तो आधा इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस m हो गया। जगह कम है, नहीं तो फिर कर ही देते, अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ माइनस का आधा बच रहा है, इधर जाएगा तो ये माइनस के 3.5, तो 3.5 यानी माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लें, तो यहाँ बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक 7m² माइनस 2m माइनस 7। अब उसको तो यहाँ लिखना पड़ेगा 7m² माइनस 2m और माइनस 7। बेटा अब ये फैक्टराइज ऐसे नहीं होने वाली, श्रीधराचार्य जी आएंगे इसमें, तो क्योंकि देखो डी निकालो इसका, अब 10th क्लास याद करनी पड़ेगी। डिस्क्रिमिनेंट देखोगे b² माइनस 4ac पॉजिटिव हो जाएगा, तो श्रीधराचार्य से आंसर तो आ जाएगा। तो वो कितना आएगा, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो 4ac भी आ जाएगा 7 × 7 अपॉन 2 × 7। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 कॉमन ले लो, तो 49 और 1 50 हो जाएगा। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, 2 प्लस माइनस, अंदर ध्यान से देखो 4 कॉमन लिया तो रूट के बाद 2 आ गया, अंदर बचा 49 + 1 50, और 50 को 25 × 2, तो 5√2 बचेगा, इनटू में 5√2, और अपॉन में कितना 2 × 7। ध्यान से देखो 2 तो कैंसिल हो गया, और 14 नहीं करना है यार, इतनी कैलकुलेशन तो स्मार्टली सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7। आंसर देखो 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7। और पता है, लेकिन तुम्हें अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये छोड़ना नहीं है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और ये पूछ रहा है कि रियल वैल्यूज ऑफ m, एक्चुअली बेटा क्या होगा कि रियल वैल्यूज ऑफ m, यहाँ रियल वैल्यूज आ गई,
नंबर तो इरेशनल है ना, है तो रियल। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। दूसरे वाले से हो सकता है जब तुम सॉल्व करो तो जो क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, उसका डी हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, तो वहाँ डी नेगेटिव हो जाएगा तो उसके रूट्स ही नहीं आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनो, पेपर में जब तुम सब्जेक्टिव में लिखोगे तो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो। हाँ, ऑब्जेक्टिव में तुम समझदार हो, तुम्हें ऑप्शन मिल गई तो टिक मार दो, पर लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन मिल जाएं। भाई 4 ऑप्शन हो, 2 इससे 2 उससे, तो फिर चारों मिल जाएंगे। तो ये काम समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कोई एक लाइन से यदि 2 लाइन सेम एंगल बना रही हैं तो मुझे क्या करना है? इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल इक्वल करना है और tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात? ध्यान से चलें आगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस भर दिए हैं इसमें तुम्हारे लिए ही कि करो तो सही, पर रोने लग जाते हो तुम। लेकिन पता है इतने क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी रो जाओगे, अरे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में इतना पढ़ना है। तुम्हारे जैसे बच्चे इतने और इससे ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर लगा रहना भाई सब। देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। अब देखना, पॉइंट P की डिस्टेंस बतानी है, तो मन में आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, लग सकता है, लेकिन कैसी बतानी है? फ्रॉम द लाइन, लाइन से बतानी है। यदि इतना ही क्वेश्चन होता तो डिस्टेंस फार्मूले से आंसर खत्म हो गया होता। लेकिन अब भाई अब आगे क्या कह रहा है? मेजर्ड अलोंग द लाइन। ये जो पॉइंट है ये बहुत स्टैंडर्ड है। अब तुम्हें, जैसे मैं तुमसे कहूँ इधर देखो, मुझे यहाँ से सामने जाना है, इधर जाना है, लेकिन मुझे जाना इस वॉल पे पहुंचना है सामने वाली पे, लेकिन जाना इस तरफ से, इस डायरेक्शन में जाना है। देखो अभी मेरी कोई डिस्टेंस पूछता है सामने वाली वॉल से तो परपेंडिकुलर होती, बता देता मैं, और यही हमने पढ़ा भी था। लेकिन अब उसने कहा कि भाई साहब देखो यहाँ से तुम 41 एंगल पे चले जाओ तो डिस्टेंस तो मेरी ये निकल के आएगी ना, फिर यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, अब कैसे इसको फाइंड करेंगे वो देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अच्छा, तो क्या बात चल रही थी कि पॉइंट, जो पॉइंट है ये वो है और एक लाइन है ना, उस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। तो हमने कहा था कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सही से ही मान लेते हैं। तो एक्चुअली लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 4x टाइप की लाइन है। तो लाइन कहाँ से जा रही है? ये ऑरिजिन से। डायग्राम साथ बना लिया था, लेकिन वो पता नहीं अब कैसा होगा, जो देख लेते हैं इसको। लाइन तो देखो ऐसी होगी कुछ, y इज इक्वल टू 4x, ठीक, और वो पॉइंट है यहाँ कहीं और उससे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ उसके, हाँ, और वो 135 के एंगल बना रही थी, ये भी बात सही कह रहे हो तुम। तो ऐसे ले लिया मैंने, पॉइंट इस पे ले लूँगा। पॉइंट है 4,1, 4,1, मान लो ये पॉइंट है, ये 4,1, और ये एंगल बना है 135 डिग्री। ये बात चल रही थी, इस 4,1 से ये डिस्टेंस निकालनी थी, इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया, और ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू 4x दी गई है। अब बात यही थी कि डिस्टेंस हम वैसे निकालते तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा देते, फार्मूला आसान होता, लेकिन परपेंडिकुलर है ही नहीं ये भाई। ये इसके परपेंडिकुलर थोड़ा ना, ये एंगल 90 थोड़ा ना बनना है, तो ये दिक्कत फंस रही है। समझ में? इधर देख रहे हो, इधर तो बताओ कैसे करें? इधर देखो उधर देखो, करें कैसे? तुम्हें इस पॉइंट को निकालना है Q, ये सोचना चाहिए। और पॉइंट Q कैसे निकलेगा? 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक पॉइंट पता है, ठीक, और मुझे इस तरफ चलना है, इसकी स्लोप भी पता है, तो भाई साहब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तुम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और ये पॉइंट मिल जाएगा, m इससे निकाल देंगे, तभी ये दे रखा था। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो PQ लाइन की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,1, तो 1 हो जाएगा। m की वैल्यू हो जाएगी tan 135 डिग्री, और इतना पता होना चाहिए भाई, -1, और x माइनस 4, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू क्या है? 4x, तो इसको इसमें रख दो। तो देखो 4x जैसे ही रखोगे तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 5,
x इज इक्वल टू 1 और x को 1 यहाँ रख दो तो y इससे आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो है 4। तो ध्यान से देखो ये पॉइंट आ गया 1,4 और चल रहे हैं 4,1 से, तो बस इनके बीच की डिस्टेंस आंसर आ जाएगा। तो PQ जो डिस्टेंस है यही पूछी जा रही है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, तो ये 3√2 आंसर आ जाएगा। इतना सा काम था, इस समझ में आ जाए तो। और नहीं तो तुम कहोगे कि हमने पढ़ा ही नहीं है, इसके अलोंग जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। अपने आंसर वगैरह दिखते रहना, ठीक। यूनिट है जो यूनिट लिख देंगे, तो यहाँ पे कोई यूनिट दी नहीं जाती तो बस दिस यूनिट लिख देते हैं इसको कि इतनी यूनिट इसकी डिस्टेंस है। यही पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस। समझ में आया एकदम सबको, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, अब समझना। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। अब बात आती है कि ये क्या क्वेश्चन है, दो लाइंस दे रखी हैं, देखो एक लाइन कुछ ऐसी है और इसके पैरेलल लाइन एक और दे दी। अब मुझे एक बात बताना, क्यों ये लाइन जो है, पहली लाइन जो है वो लिखी है 9x प्लस 6y प्लस 6y और उधर ले जाए इक्वल टू 7 कर दो। ऐसे इसको लिख लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप सेम होगी, तो x और y के कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए। तो इसमें से 3 कॉमन ले लो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2y और इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पूरा काम करना है एक तरफ। तो देखो दोनों लाइंस एक जैसी बन गई, वो बननी भी चाहिए तभी तुम कह पाओगे पैरेलल लाइन है। अब सुनो समस्या क्या है इसमें, इसमें तुम्हें वो लाइन बतानी है जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। हाँ वहाँ पॉइंट, वहाँ तो क्या था, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी होती थी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वो तो C2 माइनस C1 अपन अंडर रूट A² प्लस B² लग जाता है फॉर्मूला, तो C1 C2 ये निकल के आ गए और A² B² यहाँ से आ जाएगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो आ जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन हमें निकालनी है कि ऐसी लाइन जो एकदम बीच में से जा रही है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये इक्वी डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर 100% जो लाइन होगी वो ऐसी होगी, एकदम बीच में से जा रही होगी। ये वाली लाइन है, मान लो इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये लाइन है, तो ये बताओ इसकी डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल है ना। अब बात, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसकी इक्वेशन बताओ कैसे आएगी, कैसे निकालें इसकी इक्वेशन। आप अपने पास बेसिक फंडामेंटल हमेशा रहने चाहिए कि किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अच्छा स्लोप की जरूरत है क्या, क्यों नहीं है स्लोप की जरूरत? लाइन की कोऑर्डिनेट निकाल लो। बेटा लाइन के कोऑर्डिनेट कुछ होते नहीं, लाइन की कोऑर्डिनेट मतलब लाइन पर पॉइंट होता है, लाइन की कोऑर्डिनेट क्या, कैसे निकालोगे? वैल्यू रख के x0 रख लो एक बार, इसके निकाल लो, इसके निकाल लो, फिर तो वो, अरे मेरी बात सुनो, लाइन पर तो इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नहीं सेम वैल्यू रखोगे। नहीं लाइन के कोऑर्डिनेट का मतलब नहीं समझ पाए हम। लाइन के कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? लाइन पर कोई पॉइंट, लाइन पे कोई पॉइंट ले लो। अच्छा लाइन पे कोई पॉइंट ले लें हम, जैसे तुमसे कोई कहे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हाँ लाइन पे कोई पॉइंट तो लिया जा सकता है, ये तो बात तो हम मान सकते हैं, कोई पॉइंट ले लें। फिर इस वाली में भी दोनों के बीच का मिड पॉइंट, अच्छा उनके बीच का मिड पॉइंट निकाल दें। अच्छा बीच वाले के 2 पॉइंट निकल आएंगे तो उनसे इक्वेशन, हाँ ये काम हो सकता है। ये तो सोच रहा है, बिल्कुल सही सोच रहा है। ये कह रहा है कि सर इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, इस पे लाइन पे कोई पॉइंट ले लो और फिर उन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, वो इस लाइन पे आ जाएगा। ये काम चल सकता है। और अच्छा एक बात बताओ, मतलब सेम होगा, स्लोप तो सेम होगी। तो ये होता तुम स्लोप सेम होगा तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि सर ये लाइन भी ऐसी होगी। तो सोचने वाली बात थी, जो तुमने इतना सोचा वो अच्छी बात है, सोच सकते हो। जैसे इस लाइन की स्लोप जो रेड वाली लाइन है उसकी पता है, उसकी इक्वेशन 3x प्लस 2y बराबर c होगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो ये रहेगा, c में चेंज होगा।
तो एक बात बताओ, ये तीनों लाइन एक जैसी हैं और डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्यों ना डिस्टेंस ही बराबर कर दो, सी तो निकालना है। जब इतना सोच रहे हो वो काम भी हो जाएगा, वो काम वैसे तुम करके देखना, वो वाला काम जो तुम सोच रहे हो कि इस पर कोई पॉइंट ले लो, इस पर कोई पॉइंट ले लो, फिर उस पर मिड पॉइंट ले लो, करना, देखो आंसर मिलेगा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। भाई ये लाइन तो बीच में है ना, ये बताओ ये डिस्टेंस जो होगी वही डिस्टेंस तो ये होगी, यस और नो। तो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला था C2 - C1। तो यहां लिखेंगे हम C - 6 अपॉन √a² + b²। तो ये 3² + 2² हो जाएगा और मॉड लगा देंगे, डिस्टेंस मॉड था। और सेम वैल्यू हो जाएगी इसकी इस लाइन से डिस्टेंस, तो उसकी उस लाइन से डिस्टेंस भी लिख दो। अब आप कहोगे सर हम क्या लिख लें, देखो मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें मॉड लेना क्यों नेसेसिटी है, इसको लिख रहा हूँ C2 - C1 अपॉन a² b² तो सेम ही है, √3² + 2², ये मॉड। बेटा अब मुझे ऊपर इक्वेशन बन गई C + 6, नीचे हो गया कितना, अंडर में कितना बताओ, 9 और 4 13 हो गया। अब जिस बच्चे ने मॉड नहीं लगाया हो मान लो, और ऐसा लिखा हो C - 7/3 अपॉन √13, अब एक बच्चे ने मॉड नहीं लगाया, उसने ऐसे लिख दिया, तो वो तो C से C काट देगा, 13 से 13 कट गए हैं। इसलिए मॉड लगाना कितना नेसेसिटी है, कि मॉड लगाओगे तब तुम कहोगे सर यहाँ तो ± आएगा, तब तुम्हारी उस C की वैल्यू निकलेगी, नहीं तो तुम कहोगे हमारा तो C नहीं निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मॉड भूलना नहीं है। अब देखना, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे माइनस के साथ, तो ये बनेगा C + 6 इज इक्वल टू √13 से √13 तो कैंसिल हो जाएगा, -C + 7/3, ये 2C आ जाएगा। तो 2C की वैल्यू हो जाएगी 7/3 - 6, तो ये हो जाएगा 7 - 18/3। तो ऊपर कितना बचा, 11। तो 2C इज इक्वल टू -11/3 और C की वैल्यू आ गई -11/6। सोचो तुम जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ से कितनी आसानी से हम लोगों ने ये काम कर लिया कि 3x + 2y आ गया -11/6, और इसको इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि आपको जो लाइन बतानी है वो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में तो दोनों से डिस्टेंस सेम होगी, तो क्यों ना पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाए। और जब स्लोप उसकी पता ही है, सब कुछ तो पता है, C निकालना था बस, तो ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिख देंगे, क्या आ जाएगा 18x फिर 12y और +11 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए और देखते रहा करो, और कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस होना चाहिए कि हाँ भाई ये कर सकते हैं क्या। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन को मजबूत करना है भाई। चलें आगे, नेक्स्ट देखो इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC फाइंड। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बेसिक सिखाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम लोग बेसिक की तरफ यदि जानकारी होगी ना तो तुम्हें इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी बेटा। देखो ध्यान से समझना, तीनों वर्टेक्स दे दिए, मतलब इसको तुम्हें फंडामेंटली खुद कर लेना चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन है। तीनों वर्टेक्स देने के बाद द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। देखो जब हम लोगों ने पॉइंट में ये सब स्टडी की थी तो मैंने उस समय ही बताया था कि आपको ऐसा ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल या ट्रायंगल ही ले लेते हैं। जब हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक, अब ये पॉइंट ले लेते हैं ABC, A 1,4 है, B 2,-3 है और C -1,-2 है। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, वहां दिख रहा है? ठीक है। अब मीडियन क्या होता है बताओ? मीडियन वर्टेक्स से, देखो 3 मीडियन होते हैं और ये पूछ रहा था मीडियन थ्रो A, तो यहां से जाने वाली एक लाइन जो सामने मिड पॉइंट से जाएगी बेटा, इसमें यहां से जो लाइन जाएगी और सामने ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इतना याद रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तो मिड पॉइंट जो D है इसको निकाल लो और 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो बताओ मिड पॉइंट कितना होगा, x1 + x2/2, तो कितना आएगा 1/2, और y1 + y2/2 -5/2। तो भाई साहब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का फॉर्मूला y - y1
इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 लगाना है। क्या दिक्कत है इसमें? पहले का आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना लिख दे रहा हूँ। जैसे y1 किसी को भी ले लो, ऊपर ले लिया y माइनस वाई वन, तो y2 मुझे इसको लेना पड़ेगा। इतना कितना माइनस 5/2, तो y2 माइनस वाई वन, x2 कितना है 1/2 x2 और माइनस x1 मैंने 1 ले लिया है ऊपर, ठीक है। x माइनस x1 इसको सिंप्लीफाई करना है, कर दूं अब। y माइनस 4 एलसीएम लोगे तो माइनस 13/2 बचेगा। तो ध्यान से देखो, माइनस 13/2 नीचे रह जाएगा -1 और ये x माइनस 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। तो y माइनस 4 13x माइनस 13 उधर ले जाओ या इधर ले आओ, तो 13x माइनस वाई माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? एल्टीट्यूड बताना है। तो एल्टीट्यूड कैसा होगा बताओ? परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब था, ऐसे डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है यही एल्टीट्यूड है, तो डायग्राम ही ऐसे बनाया है, क्योंकि ये तो डायग्राम वहां से उठाया हुआ ट्रायंगल है। अब ये पॉइंट्स, ये ट्रायंगल तो बनेगा अपने हिसाब से। तो एल्टीट्यूड की जब बात करेंगे ना, तो सुनो, एल्टीट्यूड में आपको, जैसे मान लो ट्रायंगल तुमने ये लिया, एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। एल्टीट्यूड के लिए ट्रायंगल चेंज कर लेते हैं। ट्रायंगल, एक सेकंड रुक जाओ, ट्रायंगल सपोज ये ले लिया, तब तुम्हें एल्टीट्यूड का मीनिंग समझ में आएगा, क्योंकि अदरवाइज एल्टीट्यूड का मीनिंग समझ में आएगा नहीं। अब देखो, जब तुमने ये लिया है ना, तो ये लाइन एल्टीट्यूड है, तो भाई ये मिड पॉइंट कहाँ है? ये वाली बात है। तो इसमें क्या करेंगे? अब ए बी सी तो वो पॉइंट्स ही हैं जो पीछे दिए गए थे, वो यहाँ लिख लेंगे। ये पॉइंट पता है 1,4 है, ये 2 पॉइंट भी पता है ना। तो अब क्या करेंगे बताओ? इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एल्टीट्यूड ए डी की, हाँ वेरी गुड, इसकी स्लोप पता है, इससे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी और पॉइंट अपने पास है ही है। देखो, जिस बच्चे के दिमाग में ये बात फिट हो जाए ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन में कुछ नहीं करना है, हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट और स्लोप ढूंढनी है। तो पॉइंट कहाँ से मिलेगा? दे दिया। स्लोप के लिए तुम सोचो क्या करना है, क्योंकि 2 पॉइंट तो दिए नहीं है, काम खत्म हो जाएगा उसमें। आई बात समझ में? कर लोगे इसको? ठीक है, तो चलें इसको तो कर ले, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, तो यहाँ समझा देते हैं, लेकिन यहाँ एक और बात उसने ऐड कर दी। देखो, यहाँ डायग्राम भी उस तरीके से बना देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एक टर्म यूज कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर, और याद करो डेफिनेशन क्या बताई थी ऑर्थो सेंटर की? इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ, बोलो, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है भाई, ये वाला पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। ये मीन्स तुम्हारा ए सपोज ये दे रखा है 10,4, बी दे रखा है -4,9 और सी दे रखा है -2,-1। तो तुम्हें पता है इस लाइन की इक्वेशन ए डी की और बी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो बताओ, जैसे मैं तुमसे कहूं कि जो बी सी लाइन है उसकी स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी के पॉइंट देख लो, -4,9 और -2,-1, तो बोलो स्लोप क्या आएगी? y2 माइनस y1, किसी को मान लो y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 -4 ले लें, -4 लेना पड़ेगा, x2 और -x1, तो -x1, तो कितनी आ गई? 10/-2, कितनी आ गई है? -5। तो बताओ, BC की इसकी स्लोप है, तो AD की स्लोप कितनी होगी? स्लोप AD, यस, ये हो जाएगी 1/5, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1। तो बस AD लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो AD लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, लाइन AD, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 यानी 4 ले लिया, इज इक्वल टू स्लोप 1/5 और x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू x माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को बॉक्स में बंद कर देंगे, क्योंकि इससे काम चलने वाला है नहीं अभी। तो ये तो एल्टीट्यूड आ गया। अब निकालेंगे b की इक्वेशन, तो AC की स्लोप, तो स्लोप AC, तो स्लोप AC बोलो y2 माइनस y1, तो y2 किसको ले लें? 4 को ले लें,
तो देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2, 10 को ले लेते हैं अब, x2 माइनस x1 माइनस 2, तो ऊपर कितना बचा 5, नीचे 12, तो 5/12 आ गई किसकी, AC की। तो B की कितनी होगी, स्लोप B, हाँ स्लोप B आ जाएगी -12/5। तो इक्वेशन ऑफ B कितनी आएगी, y B से जाएगी, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है, -4,9, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x1 की वैल्यू -4, तो +4 हो जाएगा, +4। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा ये 5y माइनस इंटू करो 45 इज इक्वल टू -12x, यहाँ इंटू करो 48 माइनस के 48। अब इसको इधर ले आओ, इसको तो 12x प्लस 5y और कितना बचेगा 48 इधर आएगा, 3 बचेगा, +3 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, नहीं निकाल पाएंगे, वही आ जाएगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर समझाने के लिए बात चल रही थी। तो सोचो ऑर्थो सेंटर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड है। तो कौन बता पाएगा, वो बच्चा जिसको ये पता होगा ऑर्थो सेंटर होता ही क्या है भाई साहब। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड नहीं याद रहा और वो कहेगा ऑर्थो सेंटर निकालो, तुम सोच रहे होगे ये तो सेंट्रोइड जैसा ही होता होगा कुछ, इसका ही फॉर्मूला होगा। भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो है, सबके फॉर्मूला थोड़ी ना है। बात समझ में आ गई, देख लो इसको, तुम्हारी समझ में आएगी तो कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा दोनों को सॉल्व करना भी आसान है, तो ऐड करेंगे तो 5y से 5y कैंसिल हो जाएगा, तो 13x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसको कहीं भी रख दो x की वैल्यू -1 को, जैसे यहीं रख दें तो -1 माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, तो -1,9/5, तो -1,9/5 ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक चले। देखो अब सुनो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, इफ वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द लाइन। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तब समझ पाएंगे भाई। देखना डायगोनल है एक स्क्वायर का और एक लाइन के अलोंग दे रखा है, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एक स्क्वायर पता होना चाहिए पहले तो। अब सुनना, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। अब ये कह रहे हैं वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, एक डायगोनल तो इस लाइन के अलोंग है। जैसे मैं इसको मान लूं या इसको मान लूं, चलो इसी को मान लेते हैं। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला वो डायगोनल है अलोंग दिस लाइन, मतलब इस लाइन, ये लाइन जा रही होगी ऐसी और इसी के अलोंग ये। अलोंग का मतलब तुम ये समझ सकते हो इसकी स्लोप सेम है और यही लाइन है वो वाली। अब जो डायगोनल है वो तो इतना रह जाएगा, लाइन बहुत बड़ी है। अच्छा ठीक है, अलोंग दिस लाइन हो गया। फिर कह रहे हैं एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स, स्क्वायर का वर्टेक्स। अच्छा अब बात आती है सर स्क्वायर के वर्टेक्स तो 4 होते हैं, तो कौन सा वर्टेक्स दे दिया गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वर्टेक्स दिया गया। ये जिसने पहचान लिया वो ये क्वेश्चन कर जाएगा भाई। नहीं क्वेश्चन में तो और कुछ भी है, लेकिन फिलहाल तो ये डायगोनल एक मिल गया। अब बात करते हैं, फिर पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। उस वर्टेक्स को पहचानो और उससे जाने वाली 2 लाइंस बताओ। यार एक बात बताओ, वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखो इसमें क्या छुपा हुआ है, ये जो लाइन दी गई है ना, इस लाइन पर यदि होगा, सुनना ये बहुत 10th की बात है वैसे तो, यदि वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो यहाँ या यहाँ हो सकता था, कर ही नहीं रहा। पॉइंट कितना है 1,2, तो x को 1 डालोगे, y को 2 डालोगे, ये 0 ही नहीं होगा। इसका मतलब सोचो या तो ये वाला पॉइंट है या तो ये वाला पॉइंट है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी वैसे तो। नहीं बच्चा कहेगा सर कौन सा पॉइंट लेना, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। अच्छा 11th के हिसाब से तो ऐसी बात है ही कि सोचना पड़ जाए। अच्छा पॉइंट अब ये 1,2 हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया बात हो गई। तो अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब सोचो 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है और दिया कुछ है नहीं है। अब लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप भी दे दो हमें। अब स्लोप दे दी डायगोनल की,
अब ये कितना खतरनाक है सोचने के लिए। अब सोचो कि भैया हम एक पॉइंट से बिना स्लोप के कैसे लाइन लिख देंगे। लेकिन सुनो, हमने कुछ समय पहले एक पॉइंट बताया था, वो सुनना। क्वेश्चन के फॉर्म में थी वो, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है। एक पॉइंट से जाने वाली लाइंस, उनकी इक्वेशन बतानी होती है और वो एक गिवन लाइन से गिवन एंगल बनाती है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये डायगोनल है तो यहाँ से एंगल तो 45 बना रहा है ना, और ये भी 45 बना रहा है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात उस दिन बताई थी, यदि उसको यूज़ तुम्हें याद समझ में आ जाए कि ये एंगल 45 है, बहुत बढ़िया, ये एंगल 45 है, बहुत बढ़िया, वो मिल जाएगा tan थीटा। और देखो उस फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा ब्रैकेट x माइनस x1। बेटा इतना रखते ही ये दोनों लाइन आ जाएंगी, यदि याद आ जाए तुम्हें तो। अब याद वाली बात उसको रिकॉल करना, हाँ जिसको आ गया बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट x1 y1 है, सुनना, ये पॉइंट x1 y1 है और m की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो m कितना आ जाएगा 8/15। m भी क्लियर है और tan थीटा भी क्लियर है, इसको डालना है। तो देखो y माइनस 2, m की वैल्यू tan 45, तो tan 45 यानी 1, तो 1 लिख दूँ, 1 प्लस माइनस tan थीटा। अच्छा m क्या होती है, m क्या होती है स्लोप, तो ये तो गड़बड़ हो गया। m तो आएगा ये 8/15 प्लस माइनस tan 45 वैल्यू 1/1 माइनस प्लस m की वैल्यू 8/15 इंटू 1 x माइनस x1। बड़ा सोच के देखो, तुमने सिर्फ उस फॉर्मूले से एक झटके में क्वेश्चन कर लिया है, इसमें कुछ करना नहीं। एक बार प्लस ले लेता हूँ, तो 15 और 8 कितना 23, तो 23/15 प्लस ले रहा हूँ सिर्फ, तो नीचे माइनस लूंगा, तो 15 में से 8 गए, 7 बचे, 7/15 x माइनस 1, 15 से 15 कैंसिल, 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो 7/-14 मल्टीप्लाई साथ में करना, 23 का इधर, 23x माइनस 23। अब एक तरफ ले आओ, तो 23x माइनस 7/14 इधर और 23 इधर, तो 7 बचे, नहीं 7 क्यों, यहाँ कहते 6 और 3 9 बचे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक लाइन आ चुकी है, ये एक आ गई। और देखो तो मैं ध्यान से दिखा दूं, ये 1,2 से पास भी करेगी, इसको 1 डालो, इसको 2 डालो, तो 14 में वो 23 में से 14 जाएंगे, 9 बचेंगे, देख लो। अब देखो दूसरी लाइन कैसे आएगी, जब इसका माइनस लेंगे इसका प्लस लेंगे, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, ऊपर लेंगे माइनस, तो ये बचेगा 8 माइनस 15/15, ठीक है, नीचे लेंगे प्लस, तो 1 प्लस 8/15 और ये आ जाएगी x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 2, यहाँ कितना बचा ये -7, और यहाँ पे कितना हो गया 23, और x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो, 23y माइनस 46 माइनस 7x प्लस 7 इधर ले आओ, तो 7x प्लस 23y, अब कितना हो जाएगा ये 46 और 7 13, चल मैं 53 माइनस 53 इज इक्वल टू 0। दोनों तुम अपने नोट्स में आंसर में मिलाओ कि ये लाइंस ये निकल के आ गई हैं, और सोचो तुम तरीका देखोगे ना तो तुम्हें ये लगेगा कि ये कितना इजी तरीका है, और तुम हो सकता है कहीं इसका सॉल्यूशन देखो तो तुम्हें मिलेगा कितना टफ तरीका और मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बता देगा इसमें करने के लिए। अब सुनो, तुम्हें ध्यान इस पे देना है, ये याद आने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो अच्छे सॉल्यूशन वालों को याद भी नहीं आया है कि इस तरीके को लगाया जा सकता है। थ्योरी तो इसमें है ना नोट्स में, लेकिन सॉल्यूशन दूसरा दे रखा है। अब तुम देखो तुमने ये फॉर्मूला लगाया, ऐसे ही आ गया। तो सोचो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस कॉन्सेप्ट की, कि एक लाइन से एक एंगल बना रही है, गिवन एंगल, और एक पॉइंट से जा रही है, ऐसी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। आइए बात समझ में आइए। तो ऐसे अपने नोट्स में भी आ जानी चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तुम सॉल्यूशन देखोगे फिर कहोगे ये तो सर दूसरे तरीके से सॉल्व कर रखा है। चले आगे, इनको एक बार देखते रहना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर। देखो इसमें वो सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इधर देखो, जो 11th क्लास में तुम्हें कोऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस समझाएगा। अब देखो सर्कमसेंटर सर क्या होता है, जिस बच्चे को सर्कमसेंटर की इंपॉर्टेंस नहीं पता वो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा,
बताओ ये सरकम सेंटर, या पढ़ के भूल गए तो नहीं कर पाओगे कि सर सरकम सेंटर पता नहीं, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर तो पता करना पड़ेगा किसी और से, हैं? नहीं याद आ रहा ना, बस यही बात है भाई साहब। क्या मिड पॉइंट? मिड पॉइंट पूरा बोलो, हैं? सही बोल रहे हो, पूरा बोलो। एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे कैसे कर जाएगा? एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे हमेशा करता है एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे। हाँ, साइड्स के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचना है, उसको बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आपको इस मिड पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये लाइन इसके बराबर है। ऐसे ही यहां पर एकदम बिल्कुल बीच में से पहले बीच का पॉइंट डिसाइड कर लो, फिर परपेंडिकुलर आना चाहिए, और ऐसे ही तीसरा यहीं से आ जाएगा। और भाई साहब ये जो पॉइंट है ना, ये फाइंड करना है। अब तुम्हें ये कोऑर्डिनेट दे दिए, अब मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे बताना कैसे करेंगे। ये मान लो 5,7 है, ठीक है, ये 6,6 है, और ये 2,-2 है। अब मुझे निकालना ये पॉइंट है, तो मुझे ये लाइन कैसे भी मिल जाए और ये लाइन मिल जाए, ये वाली, नाम दे दूं उनके, इसको मैंने दे दिया P, और A B C D E F। तो मुझे PD लाइन और PE लाइन ये दो निकालनी है, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे लाइन? D और E। वेरी गुड। देखो D और E पॉइंट आ जाएंगे मिड पॉइंट से, फिर स्लोप कैसे? हाँ ये इसके परपेंडिकुलर है ना भाई, तो इसकी स्लोप पता है तो उसकी स्लोप आ जाएगी। तो देखो तुम्हें कितना याद होना चाहिए था, तुम्हें ये परपेंडिकुलर याद होना चाहिए था कि परपेंडिकुलर भी है, और तुम्हें बाइसेक्टर भी याद होना चाहिए। अब जिस किसी को ये नहीं याद होगा वो कैसे निकालेगा सरकम सेंटर? तो तुम्हें लगता था कि वो डेफिनेशन ऐसी लिखा दी है, वो ऐसी डेफिनेशन नहीं है, उन डेफिनेशन से ही तो तुम ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंस है, सरकम सेंटर की सही डेफिनेशन पता है तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, पहले डी के पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट है दिस प्लस दिस बाई 2, तो 6 + 2/2, 6 - 2/2, तो 8/2 4, और 4/2 2 आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो BC की स्लोप, तो स्लोप BC या MBC भी लिख सकते हैं। तो BC पॉइंट देख लो कौन कौन सा है भी, तो y2 - y1 डाल दो, तो y2 - y1 अपॉन x2 ये ले लेते हैं, x2 - x1, तो 8/4 2 आ गई। तो इसकी स्लोप 2 आ गई, तो स्लोप PD माना ये PD लाइन हो गई। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी वो, इसकी 2 है तो उसकी -1/2। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? D पॉइंट से जा रही है, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,2। तो y - y1 = m x - x1, इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y - 4 = -x + 4। सॉल्व करेंगे, x + 2y = 8, ये इक्वेशन आ गई, x + 2y = 8। अब निकालेंगे हम इसकी PE की इक्वेशन। तो बताओ पहले E पॉइंट कितना आएगा? ये आएगा 7/2, 5/2, पॉइंट ये आ गया। अब स्लोप किसकी? AC की। तो AC की स्लोप के लिए वही ले लो, y2 - y1, तो y2 - y1 कितना? -2, तो y2 - y1 अपॉन x2 कितना? 5, x2 माइनस x1 कितना? 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/3 3 आ गया। तो तुम्हें किसकी स्लोप चाहिए? PE की। तो P की स्लोप कितनी हो जाएगी? -1/3। तो इक्वेशन ऑफ P y - y1 की वैल्यू देखो 5/2 = m हो गया ये, x - x1 की वैल्यू 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो पहले तो 2 ही ले लो, 2y - 5 और 3 भी इंटू कर लेंगे इधर, 3 2 का इंटू उधर कर देंगे, -2x, ये 2 का इंटू कर रहे हैं, ठीक है, माइनस का भी करते हैं, -2x + 7। तो अच्छा है, तो ये हो जाएगा 2x + 6y, ये हो गया 15, और उधर से कितने आएंगे? 7, 22 हो जाएंगे माइनस के, -22 = 0। देखना भाई, अब फाइनली इसमें से
2 कॉमन ले सकते हो, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस के 3। तो देखो y की वैल्यू 3 आ गई, चेक करो y कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। y 3 जैसे ही आया उसको उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं, x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे यहाँ रखा इस जगह, तो y को 3 रखा तो 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 2। तो देखो बेटा तुमने ये बता दिया 2,3 पॉइंट है। दिस इज सरकम सेंटर। सोचो, सरकम सेंटर जो नाम सुनते ही हो सकता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद तुमने उसके कोऑर्डिनेट तक निकाल दिए हैं। अच्छा मुझे बताओ, यदि तुम्हें इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी तो कैसे निकालोगे? कोई तरीका नहीं है। तरीके और हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उन तरीकों से अच्छा तरीका तो यही है ना। तुम्हें सरकम सेंटर के फॉर्मूले भी मिलेंगे, लेकिन भाई साहब सरकम सेंटर के जो बेस्ट मेथड है वो यही है, बेसिक। चले, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ठीक है। तो तुम्हें दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट करना है, बस क्वेश्चन तो इतना आसान है। और डिस्टेंस निकालने में जो डिस्टेंस फार्मूला इसका यूज करना है। अब किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला हमें याद है उसको यदि लगाएंगे तो यहाँ a बन जाएगा ये, तो वो डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो ax1, तो x1 वहां से पॉइंट आएगा √a² माइनस b², ये माइनस है, इसको ध्यान देना एक तो। और यहाँ a कितना बचेगा? cos थीटा अपॉन a, तो cos थीटा अपॉन a। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 0 है, मतलब x को y 0 है, 0 इंटू साइन थीटा अपॉन, बस लिख दे रहा हूँ, इसको मतलब नहीं है। c इधर आ जाएगा और अपॉन में हो जाएगा √, अब √ में a² यानी इसका स्क्वायर, तो ये cos² थीटा अपॉन a² और b² इसका स्क्वायर, इसलिए लिख दिया था इसको कि sin² थीटा अपॉन b²। अब ये एक डिस्टेंस आ गई। दूसरी डिस्टेंस P2 जो है ना, मॉड तो लगेगा ही इसमें, एक्चुअली मॉड डिस्टेंस में हमेशा ही लगाना है। अब दूसरी डिस्टेंस में क्या माइनस आएगा यहाँ पे, √a² माइनस b² cos थीटा है ना, अपॉन में a, और एक माइनस वो है, और अपॉन ये नीचे सेम रहने वाला है, √cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b², और इसका मॉड है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके, या फिर मॉड है तो मॉड में माइनस कॉमन भी ले सकते हो, और कॉमन मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। इसको देखोगे ना तो cos थीटा अपॉन a, और √ में ही है, ये कहीं लिख लो आगे पीछे, यहाँ लिख दिया चलो, a² माइनस b² प्लस 1 अपॉन नीचे वही रहेगा cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b², नीचे चेंज नहीं होने वाला, नीचे यही रहेगा। अब ये P1 है, ये P2 है, अब दोनों का जैसे इंटू कर रहे हैं तो तुम्हें देखो ऊपर तो देखना, ये A है तो इधर भी A है, ये माइनस का B है, यहाँ प्लस का B है, तो इंटू करोगे तो क्या आएगा, a² माइनस b²। मीन्स जैसे ही तुम इसका इंटू करोगे, P1 इंटू P2 करोगे, तो P1 इंटू P2 की वैल्यू में आएगा, ऊपर आएगा देखो a² माइनस b², √ लगाते हैं यहाँ पे, √ अपॉन a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसको बोला a² माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर दोनों इंटू कर जाएंगे तो √ हट जाएगा बस, मीन्स cos² थीटा अपॉन a² प्लस sin² थीटा अपॉन b²। इतना सा कैलकुलेशन है। अब कुछ नहीं करना, रूट हटाना है, एलसीएम लेना है। तो पहले रूट मतलब स्क्वायरिंग कर दो, तो ऊपर की स्क्वायरिंग क्या होगी, a² माइनस b² cos² थीटा अपॉन में a² माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो a² b² एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, इतना आ जाएगा ये। उसका ऊपर एलसीएम ढंग से ले लो तो a² इधर चला जाएगा, तो a² cos² थीटा इंटू कर दे रहा हूँ माइनस b² cos² थीटा, ठीक है, b² cos² थीटा, और ये माइनस का a² माइनस का a² अपॉन नीचे ये प्लस वाला बच रहा है पूरा b², अच्छा अपॉन में यहाँ पे a² और है, यहाँ पे b² cos² थीटा है, और
अब ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस के प्रोडक्ट में भी मॉड रहेगा। कोई कहे कि अभी भी मॉड है, तो प्रोडक्ट में ये मॉड ही है, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं होगा, तो मॉड तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, ऊपर देखना है, इस कैलकुलेशन को ही देखना है। यदि यहाँ पर तुम देखो, इन दोनों को पास में लिखो और ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अपॉन में ये बचेगा और बी स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो इनटू में कर दे रहा हूँ बी स्क्वायर, और ये आ गया नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताएं, ये बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का, और ये भी माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। और मॉड चल रहा है अपने पास, मॉड अभी भी खत्म नहीं है, पूरे में मॉड ही चल रहा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर बनेगा ए स्क्वायर के साथ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर के साथ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे नीचे है वैसे बन जाएगा ऊपर। अपॉन में नीचे देखो यही लिखा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और इनटू में क्या है बी स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट जाएगा अब, तो बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये पता है, ये प्रूव करने के लिए वैसे भी है कि भाई कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ कि प्रूव करो ये डिस्टेंस जो है, इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। मतलब बच्चे को तो अब समझ में आती है कि साइन थीटा कॉस थीटा हटाना ही पड़ेगा, कैसे भी हट जाएगा। और डायरेक्ट निकाला है कैलकुलेशन से, तब भी देख लो ये हट ही गया है, बचा नहीं है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सही रखनी, नहीं बच्चा बीच में डरेगा छोड़ देगा, उतना सा ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गए, समझ में तो आ गई है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखना है, कैसे लगता है। अब तुम देखो कि एक क्वेश्चन ये है, ये वाला, ये भी एक एग्जाम्पल ही है जिसको समझने के लिए, इसमें जैसे 3 पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, बेसिक क्वेश्चन है। अब पता है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, पहले ये समझनी चाहिए भाई। एक्स और वाई में लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही तो है। एक्स और वाई की लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो स्ट्रेट लाइन है ये। अब स्ट्रेट लाइन में क्या क्या इसमें गिवन है, एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, और कुछ कांस्टेंट हम दिया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो यहाँ लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यस और नो। अब तुम ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सोच के बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगी, क्या मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का, बताओ हैं। देखो ये जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक, और इसके पैरेलल लाइन ये है। तो कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें बात क्या आएगी, स्लोप। दोनों की स्लोप कैसी होगी, सेम, हाँ इक्वल। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाती है। तो एक्स एक्सिस की स्लोप 0, तो इसकी भी स्लोप 0। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसकी स्लोप निकालनी है। अच्छा, स्लोप निकाल के पहले लिख ही लो। तो स्लोप के लिए हमने बताया था कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट जो भी है अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव में लेना है, -4 माइनस के स्क्वायर, ये है वाई का कोफिशिएंट, ये कहलाएगी स्लोप। और तुम वैसे भी सॉल्व करोगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी करके जाओगे, तब भी स्लोप ये निकल के आ जाएगी। भाई को इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो स्लोप में ये आ जाएगा k-3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कुछ नहीं करना, इसको 0 करना है, m बराबर 0। तो m बराबर 0 करके ही k-3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो 0 में तो चला जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पहला आंसर खत्म। यही कह रहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में नीचे 0 होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो कहेंगे m अनडिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए स्लोप जो है वो नॉट डिफाइन होनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट स्लोप होनी चाहिए। तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये 0 होना चाहिए, मतलब 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएंगी +-2, 2 और -2।
क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब सुनना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ओरिजिन से जो लाइन पास करती है ना, तो उसकी खास बात, अब इसको याद रखना चाहिए, कोई भी लाइन यदि ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे ax + by + c, यदि ये ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस जगह 0 रखना है, इस जगह 0 रखना है, क्योंकि ओरिजिन 0,0 है। तो 0 + 0 + c = 0। इसका मतलब है जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 होता है। मीन्स जैसे तुमने इसके लिए याद है कि m की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 0। तो कांस्टेंट टर्म लाइन में क्या आ रहा है, वो पीछे ही आ रहा है, ये k² - 7k + 6, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, k² - 7k + 6 = 0। तो ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे करोगे, ये 6 है तो 6 बन जा 6, तो k² - 6k - k + 6 = 0। यहाँ से k कॉमन ले लो, तो k कॉमन लोगे तो k - 6 है ना, k - 6 और -1 कॉमन लोगे तो k - 6 = 0। तो फैक्टर ध्यान से देख लो, k - 6 k - 1 आ गए, k - 1 k - 6, k - 1 × k - 6 = 0। तो एक k = 1 आ जाएगा और एक k = 6 आ जाएगा, ये दो आंसर आ जाएंगे। तो देखो ये छोटा सा क्वेश्चन था वैसे तो, हाँ समझने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को समझना है। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस हैं जो इसमें रखे गए हैं।